नमस्कार सभी को। हमने हमारी पिछली वीडियो में रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये क्या है? रक्त कणिकाएं हैं जो हम ब्लड में पढ़ रहे थे। तो आरबीसी देखिए, जो आरबीसी के बारे में अन्य जो जानकारी है वो है, आरबीसी का आकार कितना है? तो 7 माइक्रोन। आरबीसी का आकार कितना है? 7 माइक्रोन। और आरबीसी क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, वो कौन सी है? आरबीसी। या हम इसको कह सकते हैं मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका। यहाँ हम इसको स्पर्म नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? यहाँ हम इसको स्पर्म नहीं मानेंगे। और आरबीसी का जो निर्माण स्थल है, आरबीसी का निर्माण स्थल है वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, या ये लिखा हुआ भी हो सकता है लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और आरबीसी का निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं, आरबीसी का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वो है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट, देखिए जो आरबीसी का निर्माण करने वाली सेल है वो भी माइलोब्लास्ट है। और जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं वो है माइलोसाइट। माइलोसाइट, तो यहाँ माइलोब्लास्ट है आरबीसी में, यहाँ माइलोसाइट। और दोनों का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा। अब आगे आता है इसमें आरबीसी में इसका आकार जो है विकृत हो जाता है। मतलब आरबीसी का आकार है वो क्या है? विकृत हो जाता है। तो एक रोग होता है आरबीसी के कारण, जिससे इसका आकार क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। तो ये रोग है वो कौन सा होता है? तो इस रोग को कहते हैं हम सिकिल सेल एनीमिया, जिसको बोलते हैं हम सिकिल सेल एनीमिया। क्योंकि सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल एनीमिया मतलब सिकिल का अर्थ होता है हंसिया, मतलब, या हम इसको हंसियाकार, जो आरबीसी का इस तरह से आकार हो जाता है, हंसियाकार। अब पूछ, जैसे हंसियाकार है वो किसके कारण होता है? तो एचबी की श्रृंखला, इसमें जो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला है वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। इसी कारण आरबीसी का आकार है वो विकृत हो जाता है और एक रोग हो जाता है जिसे हम सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। एक है आरबीसी का समूहन। क्या है? आरबीसी का समूहन, समूहन मतलब इसको गुच्छा। आरबीसी का समूहन क्या है? तो ये इसे हम रोलेक्स कहते हैं। या आरबीसी के समूहन की जो प्रक्रिया है, आरबीसी के समूहन की प्रक्रिया है वो क्या है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। इसके बाद आता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जब अनुपात अगर पूछ लिया जाए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो आरबीसी का 600 और डब्ल्यूबीसी का 1, तो 600 अनुपात 1। आगे है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? इसका कार्य है रोगाणु को नष्ट करना, एंटीबॉडी बनाना और प्रतिरक्षा जो तंत्र का निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र
निर्माण। अब देखिए WBC में क्या है, WBC में हमने देखा था कि केंद्रक जो है न्यूक्लियस का है उपस्थित होता है, तो किस अवस्था में होता है, तो पालित अवस्था में, या हम इसको लोब्ड बोल सकते हैं, पालित होता है। और WBC के प्रकार इसमें पूछ लिए जाते हैं, तो WBC के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार की है WBC, जिसमें फर्स्ट है कणिकीय और सेकंड है अकणिकीय। अकणिकीय। अब कणिकीय में भी देखिए, कणिकीय या हम इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोल सकते हैं। कणिकीय के 3 प्रकार हैं। कणिकीय के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है एसिडोफिल, सेकंड है बेसोफिल और थर्ड है न्यूट्रोफिल। इसी तरह से है 2 नंबर जो है अकणिकीय। अकणिकीय के कितने भाग हैं, कणिकीय के तो 3 भाग हैं, अकणिकीय के 2 भाग हैं, जिसमें फर्स्ट है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो एसिडोफिल है, एसिडोफिल को हम, बेसोफिल को हम क्या कह सकते हैं, हिस्टामिन सेल। हिस्टामिन सेल। और जो एसिडोफिल है इसको एंटी हिस्टामिन सेल कहते हैं। एंटी हिस्टामिन सेल। जो एंटी हिस्टामिन सेल्स हैं इससे क्या होती है, एलर्जी लो। और जो बेसोफिल है वो क्या है, एलर्जी का फैक्टर जो है, एलर्जी का जो कारक है वो है बेसोफिल। बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। देखें न्यूट्रोफिल जो है संख्या में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, कितनी, 62%। और जो बेसोफिल है वो होती है 0.5%। और जो एसिडोफिल है वो है 2.5%। इसी प्रकार से जो अकणिकीय है, अब अकणिकीय होती है वो क्या होती है, 5% होती है। और जो लिम्फोसाइट है वो है 30%। अब मोनोसाइट, जैसे नाम से है मोनो मतलब बड़ा, तो हम इसको मैक्रो पुलिसमैन भी कह सकते हैं। और न्यूट्रोफिल को हम क्या कहेंगे, माइक्रो छोटा पुलिसमैन, माइक्रो पुलिसमैन। और जो न्यूट्रोफिल है वो संख्या में क्या है, सबसे ज्यादा है। WBC में जो अकणिकीय में सबसे बड़ी जो WBC है वो है मोनोसाइट। और जो सबसे छोटी WBC है वो कौन सी है, तो लिम्फोसाइट। और WBC है वो क्या है कि रक्त में जब इसके संख्या में वृद्धि दर्शाती है। कब, जब संक्रमण होता है, संक्रमण दौरान WBC क्या है, संख्या में क्या होती है, सेल्स है वो WBC सेल्स संख्या में वृद्धि दर्शाती है। 3 नंबर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये देखिए तस्त्री नुमा, या हम इसको क्या कह सकते हैं, जो फ्लेट होती है, क्या होती है ये, फ्लेट होती है या तस्त्री नुमा। अब अगर इसका रंग देखें तो इसका रंग प्लेटलेट्स का कैसा होता है, पीला रंग होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि रक्त का थक्का जो बनाने में, रक्त का थक्का निर्माण में प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। एंड थ्रोम्बस का क्या मतलब है, थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का बनाना।
तो प्लेटलेट्स का सिर्फ एक ही कार्य है, रक्त का थक्का निर्माण। और ये कम कब होती है, तो एक डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग में क्या होती है, इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए एक आरबीसी का क्वेश्चन है कि आरबीसी को कौन से विलियन में, आरबीसी को कौन से विलियन में रखने पर यह फट जाती है या फूल जाती है। जैसे ऑप्शन दे दिया, एक है अति पराशरी, 2 नंबर है अल्प पराशरी, 3 नंबर है सम पराशरी और 4 नंबर है सभी। तो इसमें क्या होगा कि अति पराशरी का मतलब होता है, अति पराशरी का मतलब होता है कि जैसे जल है, तो इसमें क्या होगा कि जल तो क्या होगा, पानी क्या होगा, कम, और इस प्रकार पानी के अंदर कुछ ठोस रख देंगे तो ठोस क्या होगा, ज्यादा। जल क्या होगा, कम, और ठोस क्या होगा, ज्यादा। तो जब जल कम होगा, ठोस ज्यादा होगा, तो जो प्रासरण हमने पढ़ा है, प्रासरण में क्या होता है कि अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर सांद्रता। तो अधिक जब ठोस ज्यादा है, ठोस से जल में जाएगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अल्प पराशरी हो, अल्प पराशरी में क्या होगा कि पानी तो होगा ज्यादा और ठोस क्या होगा, कम। तो जब अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ सांद्रता का जब गमन होता है तो क्या होगा, ठोस में अधिकता होने पर ये क्या होगी, फट जाएगी या फूल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प पराशरी। एक और है आरबीसी की प्रक्रिया, जो आरबीसी की निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रक्रिया कहलाती है, तो 1 नंबर है हिमेटोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस, 2 नंबर है ल्यूकोपोएसिस, 3 नंबर है इरिथ्रोपोएसिस और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इरिथ्रोपोएसिस, क्योंकि आरबीसी को हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट, जो इरिथ्रो नाम तो आरबीसी का है और पोएसिस का मतलब क्या है, बनाना या जो निर्माण की प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा इसका, इरिथ्रोपोएसिस। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है हार्ट, जिसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट, HEART। तो हार्ट है वो कैसा अंग है, सबसे पहले तो ये है पेशीजनित अंग है। हृदय कैसा है, तो पेशीजनित अंग, या हम इसको मायोजेनिक बोल सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं इसको, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन से मतलब है कि जो रक्त को जो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। अब अगर इसका वजन देखें तो जो हार्ट का वजन कितना होता है, तो हार्ट का वजन होता है 150 ग्राम से शुरू हो जाता है। तो 150 ग्राम किन में होता है, तो बच्चों में जो होता है वो 150 ग्राम से शुरू हो जाता है। और इसके वजन में देखिए नर और मादा में दोनों में क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो मेल में होता है इसका
300 ग्राम। 300 ग्राम हम इसको लगभग में मान सकते हैं। और जो मादा में होता है वो है 250 ग्राम। ये भी हम इसको लगभग में मान सकते हैं। अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू देखी जाए तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है 280 ग्राम, और जो मादा में है वो है 230 ग्राम। अब आगे इसकी है हार्ट की स्थिति कैसी है। तो हार्ट देखिए इस प्रकार से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि यहाँ क्या है, फेफड़े हैं, फेफड़े हैं। यहाँ इस तरह से क्या है कि एक खाली संरचना है और यहाँ पर हार्ट होता है। तो जो ये है इसे हम क्या कहते हैं, खांच या नोच, या हम इसको कटाव कह सकते हैं। और जो ये जगह है इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम। तो इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति मान सकते हैं हम मीडिया स्टेनम में, या हम जो डायफ्राम है, डायफ्राम और फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच क्या है, श्वसनीय जो स्थान है, तो इसकी स्थिति हम क्या मान सकते हैं कि या तो हम मीडिया स्टेनम में या फेफड़ों और डायफ्राम के बीच एक खांच नुमा है, नोच है, या इसको कटाव कह सकते हैं, वहाँ क्या होता है, हार्ट है वो पाया जाता है। यहाँ इस तरह से चाकू नुमा एक संरचना होती है जिससे ये निकली होती है, ये क्या है, रिब्स। इस तरह से ये है रिब्स। इस जो ये जो चाकू नुमा संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, उरोस्थी। तो ये हृदय की जो है ये है बाह्य संरचना या बाहर की जो संरचना है वो है कि हृदय कहाँ पाया जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। या हम देखिए इस हार्ट की संरचना को हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ अंदर की तरफ एक है, बाहर की तरफ संरचना है जिसको हम इसे हम क्या कहेंगे, एपी, या हम इसको पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहेंगे। जो इसके बीच की संरचना है इसे हम मायोकार्डियम कहेंगे, और जो अंदर है इसे हम क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है या मायोकार्डियम पेशी, हम इसको क्या कह सकते हैं, हृदयी पेशी, हृदयी पेशी कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, बाह्य संरचना। इसके बाद है इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। जिसमें देखिए दायां और बायां हृदय, दायां और बायां हृदय क्या है, अलग अलग है। तो जो राइट, जो दायां हृदय है उसमें कितने कपाट पाए जाते हैं, तो त्रिवलनी बोल सकते हैं हम इसको, कि त्रिवलनी कपाट है वो दायां हृदय पाया जाता है, और द्विबलनी कपाट है वो बायां हृदय या लेफ्ट जो पाया जाता है। इसमें देखिए ये है लेफ्ट साइड, तो हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रिया या बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रिया या बायां आलिंद। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नील्य, बायां नील्य। तो इस तरफ की जो संरचना है वो क्या है, लेफ्ट, इस तरह का राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, दायां आलिंद।
और ये जो है ये क्या है, दायां नील्य, या हम इसको RA लिख सकते हैं, राइट एट्रिया, RV राइट वेंट्रिकल। जो दाईं तरफ है जो आलिंद और नील्य के बीच में जो ये संरचना है, ये क्या है, इसे हम त्रिवलनी कपाट या हम इसे कह सकते हैं रिंग। और ये द्विवलनी जो कपाट है, द्विवलनी कपाट, या हम इसको मेट्रल वाल कहते हैं, मेट्रल वाल कहते हैं। इसमें O2 है, जो लेफ्ट साइड है, जो बाईं साइड है, वहाँ होती है O2 ब्लड, और जो राइट साइड है वहाँ होता है CO2 ब्लड। तो दोनों साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में O2 ब्लड कार्य करता है, राइट साइड में CO2 ब्लड कार्य करता है। और यहाँ क्या होती है, एक गहरी इस तरह से संरचना है, इसे हम क्या कहेंगे, कोर्डा टेंडेनी, सॉरी पेपिलरी पेशी कहेंगे इसे हम, पेपिलरी पेशी। इस पेपिलरी पेशी से ऐसे धागे नुमा संरचना है, इसे हम क्या कहेंगे, कोर्डा टेंडेरी, धागे नुमा संरचना।